हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में कि आपके कौन कौन से कंसिस्ट करते हैं। क्या ये प्रेसिडेंट इसके अंदर है, वाइस प्रेसिडेंट इसके अंदर है, कैग इसके अंदर है, अटॉर्नी जनरल इसके अंदर है, या आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इसके अंदर है। तो इसी से रिलेटेड आपको 4 कोड्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके बेसिस पर आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं और कैग नहीं आते हैं। तो बेसिकली जो आपके आर्टिकल्स 52 टू 78 जो कि आपके पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, वो डील करता है आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ, जिसके आधार पर लिखा गया है कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। और जो आपके कैग हैं, उनका किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है और ना ही आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। चलिए आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर बात हो रही है उमेश सिन्हा कमेटी के बारे में कि ये कौन से पर्पस के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं क्या इसे जो आपका लेटरल एंट्री का प्रोविजन है सिविल सर्विसेज में, उसके यूज और फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए बनाया गया था, या कुछ चेंजेस सजेस्ट करने के लिए कहा गया था टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 इन व्यू ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेंशन, या कोई और रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए कहा गया था इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, या फिर आपका जो एफ्स्पा है उसे रिव्यू करने के लिए कहा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली कमेटी के ऊपर पूछा गया है। तो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्टली मार्क कीजिए। बेसिकली ये आपकी जो कमेटी बनाई गई थी, ये आपके कुछ चेंजेस सजेस्ट करने के लिए कहा गया था टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 इन व्यू ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेंशन। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन द्वारा 2018 जनवरी में एक 14 मेंबर कमेटी की स्थापना की गई थी, ताकि जो सेक्शन 126 है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, सेक्शन 126 में क्या बात हुई है आपकी 48 आवर पीरियड का जो हमारा एक साइलेंस पीरियड रहता है, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी प्रकार का प्रचार अलाउड नहीं है, तो वो आपका सेक्शन 126 में मेंशन्ड है। तो उसी से रिलेटेड आपकी ये कमेटी बनाई गई थी कि उसमें किस प्रकार से चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे कि आपका सोशल मीडिया एक्सपैंड कर रहा है इतना, वहां पर तरह तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो किसी भी पार्टी का कोई भी कंटेंट वहां नहीं आए ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इसीलिए आपकी ये कमेटी बनाई गई थी। तो बेसिकली इसमें आपके 9 ऑफिसर्स थे इलेक्शन कमीशन के, और आपके हर एक नॉमिनेटेड मेंबर थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, लॉ मिनिस्ट्री द्वारा, आईटी मिनिस्ट्री द्वारा, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है जी। जैसे कि हमने बात की कि जो साइलेंस पीरियड है उसके बारे में बात हुई थी इसमें, जिससे रिलेटेड इन्होंने सजेशंस भी दिए थे कि जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर किसी प्रकार की उसमें कोई भी कंटेंट डलता है जो कि आपके वॉयलेट कर रहा है सेक्शन 126 का जो साइलेंस पीरियड है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये कहा गया था, डायरेक्शन दी गई थी कि उन्हें वो इमीडिएटली वहां से वो कंटेंट हटाना है। ठीक है जी। साथ साथ इसमें ये भी लिखा गया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने टाइम तक वो वेट कर सकते हैं, जब तक इलेक्शन कमीशन उन्हें एक ऑर्डर इशू ना कर दे, उसके बाद भी 3 घंटे तक का उनका समय है कि वो उस कंटेंट को वहां से हटा सकते हैं। ठीक है जी। और इसी के चलते जो आपकी वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स था, जो कि इससे ही रिलेटेड है, वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़िए। तो वो इसी के चलते आया था, जो कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एप्लीकेबल है। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिटेल्स थी आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। पहले में कह रहे हैं कि उन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, जिन्होंने डिवाइड किए थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड या फिर रिजर्व्ड। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। थर्ड में कह रहे हैं इन्होंने प्रोवाइड किया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे। और लास्ट में कह रहे हैं इन्होंने जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के आधार पर स्थापित किया गया था, उसे अबॉलिश कर दिया था और एक नया ऑफिस क्रिएट किया था फॉर हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और ये ऑफिस आपका लंदन में क्रिएट किया गया था।
तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि ये जो अबॉलिश करने की बात की गई है काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के आधार पर स्थापित की गई थी, ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इसमें कहा गया था कि इसे अबॉलिश करना है। हालांकि जो ये नया ऑफिस क्रिएट किया गया था ऑफ द कमिश्नर ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडियन लंदन, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट ओवरऑल देखा जाए तो आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो ये बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ट्रांसफर्ड और दूसरे थे आपके रिजर्व। ट्रांसफर्ड कौन से थे? जो कि आपके गवर्नर द्वारा एडमिनिस्टर तो किए जाएंगे बट विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या था कि वो भी आपके गवर्नर द्वारा ही एडमिनिस्टर किए जाएंगे और जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहीं से जो आपकी डुअल स्कीम थी गवर्नेंस की, जिसे हम डायरकी कहते हैं, वो इमर्ज हुई थी। ठीक है जी। और बाइकैमरलिज्म के बारे में तो आपको पता ही है, इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और डायरेक्ट इलेक्शंस भी आपके सबसे पहले लाए गए थे। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, तो ये भी आपका इसी एक्ट के आधार पर हुआ था, जिसके आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी 1926 में, ताकि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जा सके। और ये तो हम ऑलरेडी आपकी बात कर ही चुके हैं कि जो आपका हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का जो लंदन में ऑफिस था, वो बेसिकली आपका इसी एक्ट के आधार पर क्रिएट किया गया था। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी एक तरीके से इंडियन पॉलिटी की। तो जितना आपके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये इस तरीके का जो स्टैटिक कंपोनेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थॉरो रिवीजन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतने क्वेश्चंस की, उतनी ही चीजें आप रिटेन कर पाएंगे। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहां बात हो रही है आर्टिकल 30 के बारे में। तो आपको पता ही है, राइट ऑफ मिनॉरिटीज के बारे में बात हुई है, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम जनरल लॉज के बारे में बात करें, जैसे कि टैक्स हो गया, इकोनॉमिक रेगुलेशंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, तो कौन कौन सी आपकी टाइप्स ऑफ मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर ये एप्लीकेबल है? 4 ऑप्शंस दी गई हैं, सॉरी 3 ऑप्शंस आपको यहां दी गई हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस जो कि रिकॉग्निशन सीख कर रहे हैं एज वेल एज एड भी सीख कर रहे हैं स्टेट से, या फिर इंस्टीट्यूशंस जो कि सिर्फ रिकॉग्निशन ही सीख कर रहे हैं, किसी प्रकार की एड नहीं चाहिए उन्हें, या फिर इंस्टीट्यूशंस जो ना ही रिकॉग्निशन सीख कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की उन्हें एड चाहिए। तो 4 कोड आपको यहां दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आपके इस प्रीव्यू में आते हैं जहां पर ये आपके जो जनरल लॉज हैं ये एप्लीकेबल हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में और करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, कि आपकी तीनों ही टाइप्स की इंस्टीट्यूशन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आर्टिकल 30 आपको पता ही है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। साथ के साथ जो हमारे राइट ऑफ माइनॉरिटीज हैं वो भी आपके आर्टिकल 30 में ही हैं, जो कि कहते हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बिसाइड सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, आर्टिकल ने कैटेगरिकली डायरेक्ट किया है सरकार को कि ये इंश्योर करें कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं दे डू नॉट गेट एब्रोगेटेड इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि माइनॉरिटीज द्वारा रन किए जा रहे हैं। तो इसी के लिए क्लॉज 1A इंसर्ट किया गया था आर्टिकल में ड्यूरिंग द 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी 1978 में हुई थी। और बेसिक सा ऑब्जेक्टिव इस क्लॉज का यही था कि ये इंश्योर किया जा सके कि अगर किसी प्रकार की एक्विजिशन हो रही है किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की सरकार द्वारा, तो उसमें उन्हें कन्फर्मेबल कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी। फिर जो आपका क्लॉज 2 है आर्टिकल 30 का, उसने भी एक तरीके की लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर क्रिएट कर दी थी फॉर द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जिसके आधार पर एक कहा गया था कि द गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि किसी भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी द्वारा रन किया जा रहा है, जब उन्हें किसी भी प्रकार की एड उन्हें ग्रांट करनी है। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स डिटेल्स थी इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से करेक्ट हैं विद रिगार्ड टू इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो यहां बात हो रही है इमरजेंसी वर्सेस
फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आइए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 358 के बारे में कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एज सून एज द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका आर्टिकल 359 है ये एक्सटेंड होता है टू द ऑल दोस फंडामेंटल राइट्स हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जब स्थापित होगा तभी आर्टिकल 359 आपके सभी फंडामेंटल राइट्स पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका आर्टिकल 358 है ये सिर्फ आपका इन्फोर्सेबल है टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसी बट नॉट आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 आपका एक्सटर्नल और इंटरनल पे नहीं है। ठीक है जी। फोर्थ में कह रहे हैं कि जो आपका आर्टिकल 359 है ये आपकी पूरी कंट्री पर एक्सटेंडेड है, जबकि आर्टिकल 358 आपका एक्सटेंडेड है टू द एंटायर कंट्री और सम पार्ट ऑफ इट। तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसी से रिलेटेड 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और बिल्कुल करेक्टली मार्क कीजिए, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। जो आपका आर्टिकल 358 है ये बेसिकली आपकी सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के लिए ही रखा गया है। अगर किसी प्रकार का कोई भी वॉर डिक्लेयर होता है किसी नेशन के साथ तभी ये आपका एप्लीकेबल होगा और तभी इसे एनफोर्स किया जाएगा। हालांकि जो आपका आर्टिकल 359 है ये आपका एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इमरजेंसी के लिए भी रखा गया है। इंटरनल इमरजेंसी किस प्रकार की कि अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन है हमारे ही देश में तो वहां पर भी हम इसे लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप सोचें तो इसी के आधार पर आपकी स्टेटमेंट फोर्थ भी गलत होगी। क्यों? क्योंकि अगर आर्टिकल 358 एक्सटर्नल इमरजेंसी के लिए है तो ये तो पूरे देश पर लागू किया जाएगा, और आर्टिकल 359 अगर आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए है तो इसमें ऑप्शन रहेगी कि ये एक्सटेंड होगा पूरे देश के लिए या कुछ पार्ट के लिए। अगर इंटरनल इमरजेंसी है, कोई आर्म्ड रिबेलियन है तो ये सिर्फ उसी पार्ट तक सीमित रहेगी। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स बेस्ड जो आपके नोट्स रहते हैं या जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहती है जो कि हम आपको प्रीक्योर के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं उन्हें फॉलो करते रहिए। और जो ये डेली के 5 क्वेश्चंस हैं आपके प्रीलिम्स बेस्ड एमसीक्यूज, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स अब आपका नजदीक आ रहा है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आप रिटेन कर पाएंगे, जितनी चीजें आप रिटेन कर पाएंगे उतना ही बेटर स्कोर आपका प्रीलिम्स में आएगा। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।